स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट। क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 में 90 प्लस नंबर आए। तो देखिए 90 प्लस नंबर लाने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों को थोड़े से दिमाग से यानी सोच सोच कर पढ़ना पड़ता है कि आखिर में क्या पढ़ें जिससे कि हम वो पढ़ें जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता हो। ऐसा हम कुछ ना पढ़ें जो कि बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाता हो। तो देखिए आप लोगों को मैं बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली, बोर्ड एग्जाम में आने वाली व पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियां। ये जो प्रश्न आता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण टिप्पणी करके, ये सीधा स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में 7 नंबर का आता है। ठीक है, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे ना तो आपकी जो टिप्पणी आती है एग्जाम में वो आपकी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि 5 पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं जितनी भी टिप्पणियां पूछी जाएंगी, अगर आप टॉप 20 मेरे द्वारा बताई गई टिप्पणी को तैयार कर लेते हो तो ये जो 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप लोग बताइएगा निम्नलिखित टिप्पणियों को समझाइएगा या फिर बताइएगा, ठीक है, उदाहरण सहित। तो ये जो क्वेश्चन आता है आप लोग 100% एग्जाम में करके आएंगे बहुत ही आसानी से, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपके दिमाग में एकदम चढ़ जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लास 10 केमिस्ट्री है हमारी, और केमिस्ट्री में हम लोग बताने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन हम लोग उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, बोर्ड में अगर आपका टारगेट है 90 प्लस लाना तो आपको मेहनत करनी है, इतना जान लीजिए। ठीक है, आपको वही पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके संकलन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, सजाती श्रेणी और प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एसिटीकरण अभिक्रिया, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, जिससे कि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है ना वो आपको क्लियर हो, जिससे कि आप लोग आने वाली टिप्पणी को जब क्लियर कर पाओगे, जब आप लोगों को इस वीडियो में समझाएगी टिप्पणियां अगर आपको समझ में आ गई तो आने वाली जितनी भी टिप्पणी है 20 वो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो है, इसलिए कह रहा हूं वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संकलन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिए संकलन अभिक्रिया बहुत आसान होती है, आपको इसको समझना है बस। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और डेफिनेशन तो समझेंगे ही समझेंगे। ठीक है, देखिए आखिर ये होती क्या संकलन अभिक्रिया, बहुत आसान होती है। इसको हम लोग संकलन अभिक्रिया को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई असंतृप्त यौगिक ले लिया। अब असंतृप्त यौगिक को अगर हम लोगों को संतृप्त यौगिक में परिवर्तित करना है, ठीक है। अब देखिए संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। देखिए असंतृप्त का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग या तो 3 बॉन्डिंग, जैसे कि यहाँ देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है और इस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, 3 बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये असंतृप्त है, इसको हमको संतृप्त में परिवर्तित करना है। तो असंतृप्त को संतृप्त में परिवर्तित करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जो असंतृप्त होता है उसमें हमको हाइड्रोजन जोड़ना होता है। इस प्रकार समझ सकते हो कि हाइड्रोजन से क्रिया करानी होती है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं या क्रिया कराते हैं तो वो हमें आसानी से संतृप्त में परिवर्तित हो जाता है। बट लेकिन जब हम लोग असंतृप्त को संतृप्त में परिवर्तित करेंगे तो ये जो क्रिया होती है पैलेडियम या फिर निकल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन जोड़कर यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। यह अभिक्रिया पैलेडियम व निकल या फिर पैलेडियम या तो निकल की उपस्थिति में होती है, और ये जो पैलेडियम और निकिल होते हैं ये हमारे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि आखिर में ये उत्प्रेरक होते क्या हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं ध्यान से समझना। देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है और ये रासायनिक अभिक्रिया को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा बहुत आसान होता है अगर आप इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम्पल अगर समझ लिया ना तो जो डिफिनीशन है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे और टिप्पणी के साथ डिफिनीशन लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने के फुल चांस रहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या कैसे समझेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कोई, तो मतलब कि मैंने मान लिया कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका, ठीक है, कोई ये है जैसे कि जिसके बीच में डबल बॉन्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। अब इसकी जो कार्बन की वैलेंसिंग होती है वो होती है 4।
ठीक है, यानी कि इसमें हम 3 हाइड्रो यानी कि 2 हाइड्रोजन और मिला देंगे। ठीक है, दोनों कार्बन में हम लोग 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी पूरी कंप्लीट। अब देखिए हमने क्या कहा आपसे, इसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो देखिए इसके साथ मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये रिएक्शन होती है ना, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और जो हम लोग उत्प्रेरक लेते हैं वो कोई 2 होते हैं, या तो हमारा पैलेडियम हो सकता है या तो हमारा निकेल हो सकता है। तो मान के चलते हैं आप लोग निकेल भी ले सकते हो और पैलेडियम, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ मैं निकेल ले रहा हूँ और ये हमारा क्या है, एक उत्प्रेरक है। ये हमारा क्या, एक उत्प्रेरक है। और जो हम उत्प्रेरक ले रहे हैं इसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट कर रहे हैं। ठीक है, कितने ताप पर हीट कर रहे हैं? 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, तो देखिए जब हम लोगों ने असंतृप्त को क्या किया, निकेल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा संतृप्त यौगिक बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, जिसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कार्बन 2 थे तो हम लोग 2 ही कार्बन लेंगे, ये नहीं 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, तो एक तो दोनों की पूरी हो चुकी, अब दोनों की 3 बैलेंसिंग बची हुई है। ठीक है, 3 बची हुई है, तो तीनों में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन होंगे तीनों में। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ से जो ये हमारा बनकर रेडी होगा ना संतृप्त, ये संतृप्त यौगिक जो बनकर रेडी होगा ये हमारा होगा स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे ना तो इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, तो यानी कि इसका जो नाम होगा वो होगा एथेन। इसके बीच में डबल बॉन्डिंग है इसलिए इसका नाम क्या होगा, एथीन होगा। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग IUPAC पढ़ लेना, आपको पता हो जाएगा कि इसका नाम हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा स्टूडेंट्स एथेन। इसका नाम एथेन बनेगा, और अगर आप देखेंगे इसका नाम तो इसका नाम बनेगा एथीन। ठीक है, समझ में आ गया, इसका नाम एथीन बनेगा, क्योंकि एथीन जब बनेगा कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी तब बनेगा एथीन, और सिंगल बॉन्डिंग बनेगी तो एथेन बनेगा, 3 बॉन्डिंग है तो एथाइन बनेगा। समझ में आ गया। तो देखिए इस प्रकार से ये जो रिएक्शन, ये जो टिप्पणी थी ना मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाई। ठीक है, हो सकता हो आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टिप्पणी स्टूडेंट हमारी है सजाती श्रेणी, और ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो सजाती श्रेणी की जो पूछे जाने की संभावना है 2023 में वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, देखिए सजाती श्रेणी होती क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा लाइक करके शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, देखिए सजाती श्रेणी होती क्या है, जैसे कि आप लोग सुनकर जान रहे होंगे सजाती श्रेणी मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार की श्रेणी हमको मिलेगी, एक प्रकार की श्रेणी मिलेगी। अब किस प्रकार की श्रेणी मिलेगी वो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को, जैसे कोई अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कार्बन होता है ना उसके चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं ना तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन को, ठीक है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह कह लो या फिर क्रियात्मक समूह कह लो, दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है किसको, हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग सजाती श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्या है आखिर, क्या माजरा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, तो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर मेथेन का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, चारों तरफ, और एक मैंने ले लिया डबल बॉन्ड का। ठीक है, डबल बॉन्ड का, तो इसके भी चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं भर रहा हूँ क्योंकि बाद में भरूंगा। और एक मैं ले लेता हूँ 3 बॉन्ड वाले यानी कि 3 कार्बन वाले का। ठीक है, इसके चारों तरफ भी हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन हम लोग बाद में भरेंगे। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करना, मैंने आपसे कहा कि कार्बन यौगिकों की श्रृंखला में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना उनमें से एक हाइड्रोजन को कोई प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। तो मैं मान के चल रहा हूं जो मैं प्रक्रियात्मक समूह ले रहा हूं, मैं कोई प्रक्रियात्मक समूह जो ले रहा हूं ना, आपको प्रक्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। तो प्रक्रियात्मक समूह जो मैं ले रहा हूं ना वो आपका एल्कोहल समूह है। ठीक है, क्या कौन सा प्रक्रियात्मक समूह, एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल में क्या जुड़ता है स्टूडेंट्स, एल्कोहल में लास्ट में OH जुड़ता है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब हम लोग जब OH जोड़ेंगे ना तो इसका जो नाम रखेंगे वो आपका होगा ऑल। क्या जुड़ेगा, ऑल। और ये जो जुड़ता है ये हमेशा पीछे जुड़ता है, ये क्या जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। तो अगर मैं इसका नाम बनाऊं तो देखिएगा सबसे पहले जितने कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन भर दो, जितने भी कार्बन है ना उसमें सब में 3 हाइड्रोजन भर दो। ठीक है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, सब में मैं 3 हाइड्रोजन भर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझने की प्रयास करना अच्छे से।
ठीक है। इन सभी में मैं 3-3 हाइड्रोजन भर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए सिंगल सिंगल जो एक कार्बन की वैलेंसिंग खाली रह गई है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, OH समूह जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, OH समूह, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने क्या किया, मैंने कार्बन यौगिकों की एक श्रृंखला ले ली, एक कई कार्बनों की यानी कई कार्बन की यौगिकों की एक श्रृंखला ले ली, ठीक है, जिसमें मैंने क्रमागत यानी कि क्रमागत तरीके से कार्बन को मैं बढ़ाता गया, और जो मैंने समान रखा वो आपके प्रक्रियात्मक मैंने समूह जो रखा वो समान रखा, देखिए तीनों में समान है। तो इस प्रकार से हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी। अगर मैं कार्बन की संख्या बढ़ाऊंगा तो देखिएगा ये बढ़ती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जितने आप कार्बन रखेंगे उतने आपको यौगिक मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर आप यहाँ नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम भी लिख सकते हो। तो देखिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, 3 कार्बन है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, प्रोपेनॉल कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए हम उसको एथेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल समूह जुड़ता है और लास्ट में जुड़ता है, तो देखिए ऑल समूह जुड़ा और लास्ट में जुड़ा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, ये चूंकि 1 कार्बन है तो इसका नाम मेथेनॉल होगा, ठीक है, समझ में आ गया, इसका नाम मेथेनॉल हो गया। अब देखिए अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो समझने में तो कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। सजातीय श्रेणी आपको समझ में आ गई, ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारी दहन अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए जो दहन अभिक्रिया है ना, ये भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जितनी भी बता रहा हूँ ना, जितनी भी, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बार बार पूछी जाती हैं भाई साहब, ठीक है। तो देखिए इनको तो आपको जरूर से तैयार करके जाना है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा लगे, ठीक है। देखिए दहन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए दहन अभिक्रिया कार्बन या अधिकांश कार्बन यौगिक, यानी या तो कार्बन हो सकता है केवल और या फिर अधिकांश कार्बन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। मैंने कहा कार्बन या फिर अधिकांश कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करके अधिकांश मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो यह अभिक्रिया ही दहन अभिक्रिया कहलाती है। ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए हमें तो मतलब कि इसको करने के लिए आप लोगों को लैब में करनी होगी ये रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपसे कहा कि आप सिंगल कार्बन लीजिए या तो कार्बन के यौगिक को लीजिए, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं मैं एक सिंगल कार्बन ले लेता हूं, ठीक है। अब जब मैंने सिंगल कार्बन लिया तो मैंने क्या किया, इसकी क्रिया करा दी हम लोगों ने O2 के संग, जो कि हमारी एक प्रकार की ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी क्रिया इसके संग कराई। फिर मैंने आपसे कहा कि जब हम लोग कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या निकलता है, अधिकांश मात्रा में ऊष्मा निकलती है प्लस प्रकाश निकलता है, ठीक है। इतना तो मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने बताया था आपसे कि इसके साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी निकलती है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से अगर आप देखेंगे दहन अभिक्रिया तो कुछ इस प्रकार की है। जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो देखिए CO2 निकलती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है, ठीक है। और ये तो हो गई एक प्रकार से हमारी पहली रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कार्बन या अधिकांश कार्बन यौगिक, तो मैंने मान के चल रहा हूँ अधिकांश कार्बन यौगिक, जैसे कि यहाँ पर मैंने CH यानी CH4 ले लिया, ठीक है। मान के चल रहा हूँ मैंने CH4 ले लिया, मेथेन को ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या मेथेन है। मैंने इसको गर्म किया O2 के साथ में, ठीक है, जो कि हमारी ऑक्सीजन है, आप सभी को मैंने बता रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन को गर्म किया मैंने मेथेन के साथ में। देखिए अब क्या बनेगा, देखिएगा जो ऊपर दे रखा है ना, 3 चीजें इसमें समान वही बनने वाली हैं, ठीक है। मतलब कि आपका CO2 प्लस ऊष्मा, ये तो आपका बनने ही वाला है, प्लस इसके साथ एक और चीज बनने, यानी कि प्रकाश तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक चीज और बनती है, वो आपकी होती है H2O भी इसके साथ बनता है। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर में जो आपने ये रिएक्शन की, क्या ये बैलेंस है। तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 और लगाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो गया। बट अब यहाँ पर देखिएगा 2 ये ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन 4 थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के साथ, तब ये हाइड्रोजन 4 हुए, ना कि ऑक्सीजन। लेकिन जब से ही हमने हाइड्रोजन को 4 किया, वैसे ही यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए 4। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गए,
इधर भी 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 4 हो गए और इधर हाइड्रोजन 4 हो गए। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने दूसरी रिएक्शन बनाई है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन कहलाती है, ये जो टिप्पणी कहलाती है, या फिर कह सकते हो ये जो अभिक्रिया कहलाती है, यही दहन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? तो देखिए कुछ नहीं था, बहुत आसान था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ, तो हमारी जो अगली टिप्पणी है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया करके पूछी जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं आखिर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत आसान है, समझना ध्यान से एकदम। देखिए मैं आपसे कहूँ कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, चैप्टर 1 से अगर समझे, जिनमें आयनों के मध्य अदला बदली होती है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 अच्छे से पढ़कर आए तो आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने को मिली होगी कि हम लोग जब दो विलयन लेते हैं, कोई मैंने क्षार ले लिया, कोई हमने अम्लीय ले लिया, अब दोनों के मध्य जब हम लोग आयनों की अदला बदली कराते हैं तो एक मतलब कि जब हम दोनों के मध्य अदला बदली कराते हैं तो दोनों प्रकार के आयन एक दूसरे से आयन से मिल करके कोई दो नए पदार्थ बना लेते हैं। तो वैसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि वे अभिक्रिया जिनमें एक प्रकार का परमाणु, कोई एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह, यानी कि या तो परमाणु हो सकता है या तो परमाणुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, या तो केवल कार्बन हो सकता है यानी कि CH3 हो सकता है, या तो आपका एथेन हो सकता है, या तो मेथेन हो सकता है। मतलब कि परमाणु या तो परमाणुओं का समूह दूसरे प्रकार के यानी किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे प्रकार के परमाणु अथवा परमाणुओं का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर यौगिक क्यों लिया, देखिएगा यौगिक होता है आपका, जैसे कि आप लोग HCl ले सकते हो, क्लोरीन गैस ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो। ठीक है, आप लोग H2SO4 को ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके यौगिक हो गए। तो मतलब कोई एक परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का स्थान ले लेता है, किसी दूसरे परमाणु का स्थान ले लेता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए ही हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, देखिए ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा कि हम लोग कोई यहाँ पर ले लेते हैं परमाणुओं का समूह। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ मैंने कोई परमाणु का समूह ले लिया CH4। ठीक है, अब CH4 के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, चारों तरफ इसके क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए मैंने आपसे कहा किसी यौगिक, तो मैं मान के चल रहा हूँ जो मैंने यौगिक लिया वो आपका Cl2 गैस है। ठीक है, ये हमारी कोई Cl2 मैंने ले लिया। ठीक है, आप इसकी जगह HCl भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? इसकी जगह आप लोग NaCl भी ले सकते हैं। तो मैंने एक आसान एग्जाम्पल इसलिए लिया जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, और आप लोग भी आसान चीज़ लिख कर आओगे जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर यानी कि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वही आप लोग एग्जाम्पल लिख के आओगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको एग्जाम्पल बताऊँगा वो ईजी एग्जाम्पल होगा और वो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, मैंने CH4 को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई। अगर आप क्लोरीन को देखेंगे ना तो क्लोरीन हमेशा Cl सिंगल बॉन्ड Cl के रूप में होती है। ठीक है, तो मैं एक क्लोरीन को यहाँ जोड़ दूँ और जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है इसको मैं हटा दूँ तो कुछ इस प्रकार का हमारा जो यौगिक बनेगा। देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और एक जो बैलेंसिंग बच गई है इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ क्लोरीन गैस को। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा एक नया यौगिक या फिर एक नया हाइड्रोकार्बन जिसमें क्लोरीन भी जुड़ा हुआ वो एक बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि आयनों की मध्य अदला बदली होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो मतलब कि प्लस HCl भी यहाँ से आपका एक बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? HCl भी बनेगा। अगर आप इसके नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग मेथेन कहते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को बहुत ही देर से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्लोरीन गैस कहते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब देखिए क्लोरोमेथेन कैसे इसका नाम आया, तो देखिए इसके लिए भाई आपको IUPAC पढ़ना होगा ना, तो IUPAC जब आप पढ़ोगे इनका नाम रखना आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसको हम लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो बनकर रेडी हुआ क्लोरोमेथेन है। ये हमने मेथेन लिया जिसकी क्रिया हमने क्लोरीन से कराई, क्लोरोमेथेन और हाइड्रोक्लोरीन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं एसिटीकरण अभिक्रिया।
समझ में आ गया ना। अब देखिए एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एसिटीकरण अभिक्रिया आपके एग्जाम, आपके हाफ ईयरली एग्जाम, आपके जितने भी एग्जाम होने वाले ना, उनमें ये रिएक्शन आपको 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रिएक्शन हर साल आती है, ऐसा कोई साल ना हुआ हो जिसमें ये पूछी ना गई होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसको समझना, कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ, यानी कि जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर देखिए मेरी जो लैंग्वेज है ना, आपकी जो लैंग्वेज लिखी गई है इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए जब हम लोग एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, और जब हम लोग एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल को आपस में गर्म करते हैं ना, तो किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो देखिए इन दोनों को जब गर्म करते हैं तो बनता है एस्टर, और एस्टर जब बनता है ना, तो ये क्रिया ही, एस्टर बनने की यह क्रिया ही एसिटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आप लोग इसकी एग्जाम्पल या फिर इसकी डिफिनेशन को समझिएगा। देखिए जब हम लोग शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि हमारा H2SO4 है, इसकी उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या फिर एथिल अल्कोहल को क्रिया कराते हैं या फिर आपस में गर्म करते हैं, तो एस्टर बन जाता है। और एस्टर बनने की यह क्रिया ही स्टूडेंट्स आपकी क्या कहलाती है, एसिटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया। ठीक है, देखिए एसिटीकरण अभिक्रिया कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल और केवल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब रिएक्शन अगर आपको नहीं याद होती है तो आप लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल को आपस में गर्म करते हैं, तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल को आपका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल का फार्मूला देखिएगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसिटिक अम्ल का फार्मूला। अगर मैं एथिल अल्कोहल की फार्मूले की बात करूं तो ये होता है C2H5OH। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल का, ये हो गया एथिल अल्कोहल का। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा जब हम लोग इसको आपस में गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है कि ये रिएक्शन जो हो रही है ना, ये आपके सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम लोग गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इसको गर्म करते हैं ना, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। और एस्टर कैसे बनेगा, जब हम लोग CH3COO को C2H5 के साथ जोड़ेंगे, तो देखिएगा CH3COO C2H5 मैंने जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया एस्टर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आपका प्लस लगाइएगा, OH बचा है और H बचा है, ये मिलकर बना लेते हैं जल। क्या बना लेते हैं, जल, जो कि हमारा होता है H2O। समझ में आ गया। तो देखिए यहां से अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो इसको हम लोग एस्टर तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको हम लोग कहते हैं एथिल एसीटेट। क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट। ठीक है, समझ में आ गया, इसको एथिल एसीटेट कहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो तो एस्टर भी इसको बोलते हैं, और एस्टर तो ये होता ही है। ठीक है, और ये हमारा जल है, इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख लेना, इसका नाम एसिटिक अम्ल होता है, इसका नाम एथिल अल्कोहल होता है। तो देखिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी टिप्पणियां बताई जो आपको 2023 में देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 10th में हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,